महमूद गजनवी के बारे में, जैसा कि हमने इसके पहले चर्चा की थी कि वह इस्लाम धर्म के प्रचार और धन की प्यास को लेकर के भारत पर आक्रमण किया था। हमने उसके भारत पर होने वाले आक्रमण के कारण, भारत की परिस्थितियों और उसके भारत पर 6 आक्रमणों की चर्चा की थी। अब हम आगे चालू करेंगे उसके 7वें आक्रमण को लेकर के, और उस 7वें आक्रमण का और इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। इसका 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी में नारायणपुर पर माना जाता है। कनिंघम तो यह कहते हैं कि यह अलवर राज्य के नारायणपुर नगर है, जो नरैना कहते हैं आज भी, और कुछ लोग कहते हैं कि यह मध्य एशिया और भारत के बीच व्यापारिक केंद्र था। कोई उस नगर पर इसने आक्रमण किया। जो भी हो, एक कोई छोटा राज्य था और यहाँ का शासक महमूद गजनवी से पराजित हुआ, और जैसा कि इसका काम था मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को खंडित करना, नगर को लूटना और लूट करके धन संपत्ति लेकर वापस जाना, यही सब काम यहाँ पर नारायणपुर में भी होता है। इसके 8वें आक्रमण की चर्चा करें तो 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। पहले आक्रमण किया था, ध्यान रखें, जो शिया संप्रदाय के अब्दुल फतह दाऊद पर। दूसरा आक्रमण किया था जो वहाँ पर शासक बन गया था सुखपाल, जिसने अपना नाम सेवकपाल बना लिया था, और जब मुसलमान बन गया था, इस्लाम स्वीकार कर लिया था, तो नौसा शाह कहा जाता था, जयपाल का पौत्र। तीसरा आक्रमण फिर अब ये जो हो रहा है मुल्तान पर 1010 ईस्वी में। अब यहाँ का शासक, जैसा कि पहले भी देखा था, फतेह दाऊद, अब्दुल फतेह दाऊद करामाती संप्रदाय का, यह फिर से अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने लगा था। और इसी को देख करके इसे पराजित करने के लिए गजनवी आता है और इसके साथियों को पकड़ करके कारावास में डाल देता है और बहुत से लोगों का कत्ल करवाता है। इसी समय हिंदू शाही राज्य के जो आनंदपाल थे, वह भी दुखी होकर के बार बार प्रयाजयों से महमूद से संधि कर लेते हैं। यानी 1010 में यह संधि हो जाती है। 10 साल तक इन्होंने संघर्ष किया था, और संधि के हिसाब से आनंदपाल हर वर्ष बहुमूल्य सामानों से लदे हुए 50 हाथी भेजना स्वीकार किया था, और महमूद की सेवा में अपने 2000 सैनिक रखना भी स्वीकार किया था। इसके बदले में महमूद गजनवी ने कहा था कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, और ये दोनों अपने मृत्यु पर्यंत इस संधि का पालन करते हैं। अगले आक्रमण की चर्चा करते हैं, जो 9वां आक्रमण है। यह महमूद गजनवी थानेश्वर के पास आक्रमण करता है और शिकार बनता है थानेश्वर राज्य। यह मानते हैं कि इसके पास बहुत अच्छे नस्ल के हाथी थे, जिसे कहते हैं श्रीलंका के नस्ल के हाथी थे, और ये शायद युद्ध में बहुत उपयोगी समझे जाते थे।
और सबसे मेन बात था थानेश्वर का चक्र स्वामी का मंदिर। यह उस समय बहुत प्रसिद्ध था। चक्र स्वामी जैसे आप जानते हैं विष्णु भगवान के मंदिर था, और थानेश्वर हम कहें आज के हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच का क्षेत्र स्थानीश्वर पहले कहा जाता था, फिर थानेश्वर उसका नाम हुआ था। ये हम कह सकते हैं उस एरिया पर। यहाँ जो चक्र स्वामी का मंदिर था, यहाँ बहुत अधिक धन संपदा मिलने की संभावना थी। 1011 में यहाँ पर आक्रमण करता है, और जो वहाँ का राजा होता है थानेश्वर के, उन्होंने अन्य राजाओं से कहा कि आओ हमारी सहायता करो, लेकिन जब तक वे लोग पहुँचते उससे पहले महमूद गजनी पहुँच जाता है। यह बहुत अधिक भयंकर युद्ध होता है। इसमें बहुत से नागरिक मारे जाते हैं, मंदिर को लूट लिया जाता है और मूर्तियों को खंडित किया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, और चक्र स्वामी के मंदिर को, उसके मूर्ति को चक्रवात कहीं कहीं पर लोग इसे कहते थे, और वैसे चक्र स्वामी है, चक्र स्वामी का मंदिर। उसका चक्र स्वामी की मूर्ति को अपने साथ गजनी ले गया और वहाँ एक मस्जिद की सीढ़ी पर उसको तोड़कर लगवा दिया कि जिससे नमाज पढ़ने वाले लोग आए जाएं और इस पर पैर रख कर जाएं। और एक तरह से यह दिखाना भी था कि हम यहाँ जीत के लाए थे, दूसरा यह भी लोगों में भय क्रांत करना था कि हम देखो कैसे अगर हमारा कहना नहीं मानते तो हम लोग क्या करते हैं। जो भी है, अब हम 10वें आक्रमण की बात करें। इस समय तक आनंदपाल की मृत्यु हो चुकी थी और त्रिलोचन पाल पंजाब का शासक बन चुका था। इसकी राजधानी नंदन थी, जिस पर महमूद आक्रमण करता है, और त्रिलोचन पाल कश्मीर की तरफ भागता है। महमूद उसका पीछा करता है और अंत में कश्मीर राज्य और त्रिलोचन पाल की दोनों की मिली सेना हार जाती है। फिर त्रिलोचन पाल पूर्वी पंजाब की ओर भाग जाता है। महमूद की सेना कश्मीर को लूटपाट मचाती है और वह नंदन को अपने गजनी राज्य में मिला लेता है और यहाँ अपने गुर्गों को, अपने पदाधिकारियों को वहाँ रख देता है। 11वां आक्रमण कहें तो अब चूँकि कश्मीर की तरफ भागा था त्रिलोचन पाल और उसने सहायता दी थी, ये फिर आक्रमण करता है 1015 के लगभग, और वहाँ लोहकोट दुर्ग पर आक्रमण करता है। लोहकोट, ध्यान रखना है, लोहकोट दुर्ग पर आक्रमण करता है। वहाँ बहुत प्रयास करता है लेकिन ये जीत नहीं पाता। वहाँ के दुर्ग रक्षक, वहाँ का दुर्ग, वहाँ का मौसम, ये सब इसके अनुकूल नहीं रहा, इसलिए जीत नहीं पाया। यहाँ के जो दुर्ग रक्षक थे वो बहुत डटकर सामना कर रहे थे। शरद ऋतु आरंभ हो चुकी थी, इसलिए भी उसको जीतना बहुत मुश्किल हो गया, और जो कश्मीरी सेना थी उसको घेर लिए पहाड़ी में। इसको समझ में नहीं आया, विवश होकर महमूद को वापस जाना पड़ा। यह पहली बार था जब महमूद अपने पूरी तरह से नाकाम होकर के वापस लौटा था। इसके बाद फिर आक्रमण करता है, जिसे 12वां युद्ध हम कहें। ये मथुरा और कन्नौज के ऊपर आक्रमण होता है। यह त्रिलोचन पाल को हराने के बाद बुलंदशहर पहुंचता है और उसके बाद मथुरा पर आक्रमण करता है। यहाँ के शासक भी
बहादुरी से युद्ध करते हैं, लेकिन जब जीतने की स्थिति नहीं होती तो आत्महत्या कर लेते हैं। मथुरा पहुंच करके महमूद गजनी को लूट में बहुत सारा धन प्राप्त होता है। मथुरा जो हमारी धार्मिक नगरी है, उस समय भी धार्मिक नगरी थी, बहुत अधिक मंदिर थे और हर मंदिर में चढ़ावे बहुत थे, पैसे धन संपत्ति खूब थी, दान की प्रवृत्ति यहाँ बहुत थी और लोग सोना चांदी दान किया करते थे और वो सब मंदिरों में जमा होता था। और मंदिरों के पुजारी सैनिक नहीं थे, वो उतना ज़्यादा सुरक्षा नहीं कर सकते थे, सुरक्षा तो केवल राजा को ही करना था। इसीलिए मंदिर बहुत सुरक्षित नहीं होते थे। उनको सबसे अच्छा टारगेट मिल जाता था विदेशियों को, आतताइयों को, कि मंदिर को हमारे लूटें, और शांति प्रिय पंडित पुजारियों को आसानी से मार करके लूट सकते थे। ये मथुरा में लूटते हैं। बहुत धन लूटने के बाद इन्हें बहुत सारी हाथी भी मिलते हैं, 185 हाथी कहा जाता है। इसके बाद ये कन्नौज पहुंचते हैं और कहते हैं कि उत्बी जैसे यहाँ लिखता है कि हजारों भवन थे जो संगमरमर के बने थे और असंख्य मंदिर थे। 10,000 मंदिर की बात वो कहता है। कन्नौज नगर कहते हैं मजबूत दीवार और 7 दुर्ग बने हुए थे इस समय, लेकिन जो यहाँ का राजा था वो बहुत कमज़ोर था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का राजपाल शासन कर रहा था। वह केवल सूचना मिलते ही भाग जाता है, लड़ाइयाँ तो दूर की बात। अब इसे आराम से मथुरा, वृंदावन और कन्नौज को लूटने में कोई दिक्कत नहीं होती है और यहाँ से खूब धन संपदा प्राप्त करता है। और कहते हैं कि यहाँ लूटने के बाद महमूद गजनी जाता है और जामा मस्जिद और एक विश्वविद्यालय और संग्रहालय का निर्माण करता है। बहुत सारा धन संपत्ति यहाँ से प्राप्त कर लिया था। अब वो उसका साहस और विश्वास बहुत अधिक बढ़ चुका था। इसका 13वां आक्रमण की हम चर्चा करें तो ये कन्नौज पर जो राज्यपाल ने कायरता दिखाई थी, भाग गया था, इसलिए कालिंजर के राजा विद्याधर चंदेल ने ग्वालियर की सहायता से उसे हरा के मार डाला। किसे? अपने ही देश के कन्नौज के राजा राजपाल को अपने ही देश के जो ग्वालियर नरेश थे और कालिंजर के चंदेल थे, इन्होंने उसे मार दिया कि तुमने महमूद से लड़ाई क्यों नहीं की। लेकिन अब इस बार भी त्रिलोचन पाल ने उसे डटकर लोहा लिया, लेकिन यह भी परास्त हुआ। त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही हिंदू शाही वंश का नामो निशान मिट गया, राज्य मिट गया। ये ज़रूर है कि जयपाल से लेकर के त्रिलोचन पाल तक इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। हिंदू शाही राज्यवंश के योगदान अभूतपूर्व हैं। पूरे भारत की सुरक्षा का दायित्व एक तरह से इसी राज्य पर था। इसका किसी ने साथ नहीं दिया, अन्यथा कोई विदेशी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाता। जो भी है ये पराजित हो जाता है, यहाँ समस्या सब समाप्त हो जाता है। अब महमूद आता है और महमूद गजनी चंदेलों की तरफ बढ़ता है। यहाँ विद्याधर चंदेल, जिसने ग्वालियर नरेश के साथ मिलकर कन्नौज के राजपाल को मार दिया था, यह पहले तो संगठन बनाता है लड़ाई करने के लिए, लेकिन जब आमने सामने की सेना आती है तो अंधेरे में, रात्रि में विद्याधर अपने सेना को छोड़ करके शिविर से भाग जाता है।
और महमूद गजनवी चंदेल शिविर को लूट करके वापस जाता है। इस तरह से कालिंजर लौट आता है और महमूद ने दुर्ग जीतने का प्रयास तो किया, लेकिन कालिंजर नहीं जीत पाया। अंत में दोनों में संधि हो जाती है और महमूद ने 300 हाथी और बहुत सारा सोना चांदी लेकर के गजनी वापस लौट गया। इसके अगले आक्रमण की हम बात करें तो इसका अगला शिकार बनता है 14वां आक्रमण पंजाब। ये सोच रहा था कि अब पूरे पंजाब को अपने से अच्छी तरह से मिला लिया जाए, इसीलिए इसने 1020 ईस्वी में फिर आक्रमण करता है और इसी समय इसने लोहकोट दुर्ग को भी जीतने का प्रयास किया। ये वही दुर्ग जहाँ जीत नहीं पाया था, असफल होकर लौट गया था और यह लोहकोट दुर्ग जीतने का फिर अथक प्रयास करता है, लेकिन फिर सफल नहीं होता और इसे वापस गजनी लौटना पड़ता है और पंजाब में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करके वापस लौट जाता है। इसके 15वें आक्रमण की बात करें तो 1022 ईस्वी में पुनः चंदेलों पर आक्रमण करता है। अभी मैंने चर्चा की थी 13वें आक्रमण में विद्याधर चंदेल वहाँ था और चंदेल ग्वालियर की सहायता से कन्नौज के राजपाल को पराजित किए थे। अब यह 1022 ईस्वी में आता है और उसने चंदेलों के जो मित्र थे, पहले चंदेलों पर आक्रमण करता है, इसके बाद उनके मित्र ग्वालियर पर आक्रमण करता है। ग्वालियर का राजा कीर्तिराव होता है जो पैसे दे करके संधि कर लेता है। इसके बाद महमूद गजनवी कालिंजर दुर्ग को घेरा करता है। यहाँ विद्याधर ने बहुत अच्छे से मुकाबला किया और अंत में उसको छोड़ करके महमूद गजनी को लौटना पड़ता है। दोनों में यद्यपि समझौता हो जाता है और फिर इसे हाथी और बहुमूल्य उपहार लेने पड़ते हैं, देता लेता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि हाथियों की इसकी बहुत इच्छा थी। ये आप देख रहे हैं कि हर जगह ये हाथियों को प्राप्त करना चाहता है। अगले आक्रमण की बात करें, 16वें आक्रमण की बात करें तो माना जाता है कि 1024 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के लिए वहाँ से प्रस्थान किया और काठियावाड़ में समुद्र के किनारे मंदिर जो था, यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर था सोमनाथ, और वहाँ का शिवलिंग मानते थे कि जीवित शिवलिंग है, यहाँ शिव जी साक्षात हैं और ये लोगों में था कि यही रक्षा करेंगे। यहाँ एक विशाल सेना लेकर के महमूद गजनी से प्रस्थान करता है और यहाँ पहुँचता है तो राजस्थान का मरुस्थल पार करके जाता है और मरुस्थल पार करने के लिए उसे ध्यान था, इसलिए वो खूब सारा खाने पीने का सामान यानी रसद सामग्री, पानी, पशुओं के लिए, अपने घोड़ों के लिए घास और दाने की व्यवस्था करके जैसलमेर से लुदरवा स्थान पर आक्रमण करता है। वहाँ हिंदू मंदिरों को तोड़ने का प्रयास करता है और हिंदुओं ने जोरदार आक्रमण करके उसका सामना किया, लेकिन परास्त हुए। ये 24 में चलकर जनवरी 25 में अनहिलवाड़ पहुंच जाता है, गुजरात पहुंच जाता है और उस समय वहां चालुक्य राजा भीम प्रथम शासन कर रहा होता है। अनहिलवाड़ पहुंच करके उसने सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ा और वहाँ देखता है कि वहाँ से हजारों नर नारी हैं
जो अपनी देवता के पास खड़े हैं और उनका विश्वास था कि भगवान है तो कुछ नहीं होगा, और ये आसानी से सभी महिला पुरुषों का कत्ल करवा देता है। निहत्थे, शांति प्रिय, धार्मिक हमारे नागरिकों की हत्याएं होती हैं। शिवलिंग तोड़ दिया जाता है और वहाँ से जो भी मिला सब लूट लिया जाता है। कहते हैं यहाँ लगभग 2 करोड़ दीनार के बराबर धन संपदा हाथ में लगी थी उसके। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1024 ईस्वी में 2 करोड़ दीनार क्या कीमत रखती रही होगी। 1 दीनार एक परिवार साल भर खाना खा सकता था। आप सोच सकते हैं कि इसमें 2 करोड़ दीनार इसने लूटा, और वापस लौटते समय जो भीम वहाँ का शासक था जो भाग गया था, अपनी सेना से उसे तंग किया और बाद में जाटों ने उस पर आक्रमण किया और लूट का कुछ अंश उन्होंने लूट लिया। जाटों ने इसके लूट का अंश लूट लिया था और कहते हैं कि इसका अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण भी जाटों पर था। जाटों को वो भूला नहीं जो उन्होंने लूट लिया था लूटे हुए माल को, इसलिए 1027 ईस्वी में जाटों और खोखरों के विरुद्ध इसने अभियान किया। जाट और खोखर ये दोनों यद्यपि पराजित होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जाटों ने ऐसा संघर्ष किया था कि महमूद गजनवी और उसके बहुत सारे सैनिक घायल हुए थे। खुद महमूद गजनी भी इसमें घायल हुआ था और महमूद गजनी ने इस छोटी सी एरिया को, जो जाटों की एरिया थी, पूरी बस्ती को जला दिया था। वहाँ के लोगों का कत्लेआम करवाया था जितना अधिक से अधिक कर सका था। वहाँ के लोगों को बंदी बना करके ले गया जो उन्हें लगा हिष्ट पुष्ट दिखाई पड़े, और उन्हें दास के रूप में बेचा गया। और इस आक्रमण के बाद ही कहते हैं वो बीमार होता है और 3 साल बाद ही यानी 1027 में ये जाटों पर आक्रमण होता है। 1030 ईस्वी में ये इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि महमूद गजनी का आक्रमण भारत के ऊपर कितना अधिक शक्तिशाली रहा, और भारत के शक्तिशाली राजा इकट्ठे न होने के कारण बहुत आसानी से पराजित होते रहे, और यहाँ के नागरिक धर्म को कर्मकांड से लेकर के जोड़ लेने पर पराजित होते रहे। वे गीता, महाभारत और रामायण के उस धर्म को भूल गए जहाँ खुद कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने की उपदेश देते हैं, जहाँ धर्म की रक्षा के लिए राम वनवास झेलते हैं और न जाने कितने धर्म की रक्षा करने के लिए राक्षसों का वध करते हैं। वह चीज़ भारत के हिंदू भूल गए थे, और उसका परिणाम यही था कि राजा ही लड़ेगा, राजा के सैनिक ही लड़ेंगे, हमारी रक्षा तो हम कर्मकांड करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, भगवान करेंगे। और यह गीता का उपदेश, रामायण का उपदेश भूल जाना हमारे लिए खतरनाक साबित हुआ, और भारत के भोली भाली जनता के लिए घातक हुआ। उनके सिर कटते रहे, महिलाएं बच्चे लुटते रहे, और भारत लूट का शिकार होता रहा। महमूद गजनी जैसे लोग छोटे से राज्य को, जो गजनी एक छोटा सा राज्य था, वो बढ़ते हुए हमारे हरियाणा तक पहुंच जाता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उसने लूटपाट मचाई। तो यह सब हमारी कमजोरियों के कारण हुआ। जो भी हुआ ये रहा गजनी का संक्षिप्त इतिहास,
और भारतीयों का गजनी से संघर्ष। धन्यवाद।